नमस्कार। द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र में मैं डॉक्टर शिल्पा मेहता आज आपके साथ जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगी वो है भारत और विदेशों में क्रांतिकारी। जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारत की आज़ादी के आंदोलन में जो क्रांतिकारी आंदोलन था उसका बड़ा महत्व है। उनका भी अपना योगदान था जिसकी वजह से भारत को आज़ादी मिल पाई। ये क्रांतिकारी सिर्फ भारत में नहीं विदेशों में भी थे। विदेशों में भी उनके द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए, क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई गई, जिसकी वजह से इन सब के समन्वित प्रयासों से एक बहुत बड़ा बल हमारे भारतीय आज़ादी आंदोलन को मिला। तो गांधी जी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि इन क्रांतिकारियों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में जो आंदोलन किए वो थोड़े हिंसात्मक ज़रूर थे, क्रांतिकारी आंदोलन थे, लेकिन उनका अपना महत्व इस भारत की आज़ादी के आंदोलन में है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रांतिकारी और उग्रवादी। जिस समय भारत के राजनीतिक रंगमंच पर कांग्रेस के भीतर उग्रवादी विचारधारा का प्रादुर्भाव हो रहा था, उस समय देश में एक दूसरी विचारधारा भी पल्लवित हो रही थी, वह थी क्रांतिकारी विचारधारा। आपको याद होगा कि उग्रवादी जो विचारधारा है वो मुख्य रूप से जिन 3 लोगों के कारण प्रकाश में आई थी वो हैं लाल, बाल और पाल, अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। वो उग्रवादी विचारधारा के थे और कांग्रेसी भी थे। क्रांतिकारी विचारधारा की अनुयायियों की नीति क्रांति की नीति थी। उग्रवादी हिंसात्मक तरीकों का प्रयोग करने के पक्ष में नहीं थे, जबकि क्रांतिकारी एवं आतंकवादी ब्रिटिश शासन का अंत करने के लिए हिंसा, लूट, हत्या जैसे किसी भी साधन का प्रयोग करना उचित मानते थे। क्रांतिकारी आतंकवाद उग्र राष्ट्रवाद का ही एक पक्ष था, किंतु कार्य पद्धति की दृष्टि से यह राजनीतिक उग्रवाद से सर्वथा भिन्न था। उग्रवादी उदारवादियों की भिक्षावृत्ति नीति से असंतुष्ट थे, अतः स्वराज्य प्राप्ति के लिए कुछ प्रभावशाली उपायों को आवश्यक मानते थे। इसलिए वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सक्रिय असहयोग का समर्थन करते थे। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उग्रवादियों का संघर्ष शांतिमय था और उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। इसके विपरीत क्रांतिकारियों का विश्वास था कि शांतिमय संघर्ष से ब्रिटिश सरकार पर कोई प्रभाव नहीं करना पड़ने वाला है, अतः वे हिंसा और आतंकवाद में विश्वास रखते थे। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ। जब हम भारत और विदेशों में क्रांतिकारियों की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत के बाहर भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय होते हुए लेकिन विदेशों में बसे हुए थे, या फिर वह विदेशों में जाकर उन गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ के आंदोलन को बहुत ही बल मिला। उनकी ये सोच थी कि विदेशों में इन क्रांतिकारी आंदोलनों को या गतिविधियां अपनाने से ब्रिटिश सरकार परेशान हो जाएगी और वे भारत को आज़ाद कर देगी। क्रांतिकारी आंदोलन के उद्भव की जब हम बात करते हैं तो सामान्यतः ये माना जाता है कि जब उग्रवादी आंदोलन के विरुद्ध ब्रिटिश शासन का दमन चक्र शुरू हो गया, तब कुछ देशभक्तों के पास क्रांतिकारी आंदोलन के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह गया। इसलिए भारत में क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन आरंभ हुआ, लेकिन इसमें केवल आंशिक सत्यता है, क्योंकि भारत में उग्रवाद के उदय के पूर्व ही क्रांतिकारी आंदोलन का बिगुल बज उठा था। 1872 में अंडमान में वाइसरॉय लॉर्ड मेयो की हत्या आतंकवाद की पहली घटना थी। 1876 में वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा सरकार के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति की घटना ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया। भारत में आतंकवाद ने संगठित रूप 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में धारण किया। लंदन टाइम के संवाददाता वैलेंटाइन शिरोल ने लिखा है, क्रांतिकारी एवं आतंकवादी आंदोलन पश्चिम के विरुद्ध कट्टरवादियों की प्रतिक्रिया थी। इसके अलावा गुप्त संगठन जो हिंसा का प्रचार करते थे, वे लोग भी इसमें सम्मिलित थे। अब इसी क्रम में हम ये और देखते हैं कि ये जो क्रांतिकारी आंदोलन है, जिसे आतंकवादी आंदोलन भी कहा गया है,
लेकिन इसे पूर्ण रूप से इसे आतंकवादी आंदोलन कहना इसलिए सही नहीं है क्योंकि माना कि इन्होंने हिंसात्मक तरीकों का सहारा लिया था, लेकिन फिर भी वह देश की भक्ति के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे थे। अतः हम इसे क्रांतिकारी आंदोलन कहना ज़्यादा उचित मानते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण क्या थे जिसकी वजह से इन्होंने इस हिंसात्मक रास्ते को चुना? उदारवादियों के संवैधानिक उपायों और उनकी असफलता के कारण भारतीय नवयुवकों में वैधानिक मार्ग के अवलंबन पर तनिक भी विश्वास नहीं रहा। उन्हें ये विश्वास हो गया कि सरकार के समक्ष गिड़गिड़ाने और हाथ पैर जोड़ने से ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वतंत्रता देने वाली नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण था जिसकी वजह से जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसमें क्रांति या हिंसात्मक आंदोलन का समावेश हुआ। 19वीं सदी के अंतिम चरण में चारों ओर आर्थिक असंतोष की लहर व्याप्त थी। अकाल और महामारी के कारण जनता की निर्धनता बढ़ती जा रही थी। आर्थिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देते हैं। न्यायालय में वासुदेव बलवंत फड़के ने अपने बयान में कहा था, भारतीय आज मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं। ब्रिटिश सरकार ने जनता को इतना अधिक कुचल दिया है कि वे सदा अकाल और खाद्य पदार्थों की कमी से दुखी रहते हैं। इससे स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासन ने भारत के आर्थिक शासन शोषण की जो नीति अपनाई थी उससे भारी असंतोष भारतीयों में फैल गया था। हम साथ में ये भी जानते हैं कि इस पूरे क्रम में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा और उनके सेवकों द्वारा मुख्य रूप से जो कार्य किया जाता था वो ये कि वे भारत से सामग्री लेकर इंग्लैंड भेज देते थे और वहाँ पर उन चीज़ों को उपयोग करते थे और उन्हीं चीज़ों से बनी हुई चीज़ें हमारे यहाँ पर भारत में लाकर बहुत ही महंगी बेची जाती थी। तो इस प्रकार आर्थिक रूप से भारत दो तरीके से पिछड़ रहा था। एक तो उनका जो सामान है वो कच्चा माल जो भारत में मिलता था वो बहुत ही सस्ती रेट में अंग्रेज खरीद लेते थे और बाद में वापस उसी का सामान बनाकर उसे बहुत ही महंगे रेट में भारत में बेचते थे। जैसे कच्चा माल खरीदा, उसको इंग्लैंड भेजा, वहाँ पर उसके कपड़े से उन चीज़ों से कुछ कपड़े बनाए गए अलग अलग तरीके के और फिर वो भारत में लाकर बेच दिए गए। तीसरा जो कारण हमको पता लगता है वो ये कि क्रांतिकारी आंदोलन विशेषकर मध्यम वर्ग में फैला, जिसमें अधिकांश पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त नवयुवक थे। इसमें भी अधिकांश नवयुवक बेरोजगारी के शिकार थे। सरकार के आर्थिक शोषण की नीति ने मध्यम वर्ग को भी बुरी तरह से प्रभावित किया और उसे समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ रहा था। अनेक मध्यम वर्गीय परिवार गरीबी की रेखा की तरफ झुकने लग गए थे। कांग्रेस की निरंतर असफलताओं ने इन नवयुवकों के आर्थिक स्वप्नों को चकनाचूर कर दिया था। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस द्वारा जो बार बार प्रार्थना पत्र अंग्रेजों को दिए जाते थे, कांग्रेस भी चिंतामय थी। कांग्रेस उस समय सोच रही थी कि कैसे अंग्रेजों को मनाया जाए, लेकिन अंग्रेज अब इस नीति पर पहुंच गए थे कि वे इन अपीलों को, पिटीशंस के ऊपर जो उदारवादियों द्वारा दिए जाते थे उन पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। इसलिए कांग्रेस द्वारा बार बार प्रयास करने के बावजूद अंग्रेजों द्वारा उस पर कोई क्रियान्विति नहीं की जा रही थी। इसी के कारण क्रांतिकारी भावना जो है वो स्वतंत्रता प्राप्ति की लालसा और भावी सुखी जीवन के स्वप्न से प्रेरित थी। इसीलिए नवयुवक जो है वो इस क्रांतिकारी आंदोलन में जुड़ गए। अगला जो कारण है वो है भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी आंदोलन के उदय के संबंध में यही कहना उचित होगा कि ये सरकार की दमनकारी नीतियों का एक स्वाभाविक परिणाम था। आतंकवाद के अंतिम कारण को सरकार की 16 आने स्वार्थी, स्वेच्छाचारी और अत्याचारी नीतियों में खोजना होगा, ऐसा मॉडर्न रिव्यू जो एक अखबार था उसके द्वारा लिखा गया था। इसी पत्र में ये भी लिखा गया था कि ब्रिटिश शासकों ने जब राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए जारशाही के निरंकुश तरीकों को अपनाया तो क्रांतिकारियों ने उसका मुकाबला करने के लिए रूसी आतंकवादियों का रास्ता अपनाया। ये उस समय जो अखबार ये पत्र छपता था मॉडर्न रिव्यू, उसमें ये चीज़ छपी थी, जिसको लोगों को पढ़ने से लोगों को पता लगा कि क्या कारण थे जिसकी वजह से ये क्रांतिकारी आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन के उद्भव के अनेक कारण उत्तरदायी थे,
लेकिन लॉर्ड कर्जन की नीतियों ने क्रांतिकारी आंदोलन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। इसके शासनकाल में 2 बार अकाल पड़ा, परंतु अकाल राहत कार्य नहीं किए गए। उसने कलकत्ता निगम अधिनियम पारित कर निगम की स्वायत्तता छीन ली। विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर भारतीय विश्वविद्यालयों का सरकारीकरण कर दिया। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स ने और इस क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाया, क्योंकि उसमें प्रजातीय विभेद नीति को भी अधिक उग्र बना दिया और बड़े दम्भ के साथ घोषणा की, केवल अंग्रेज ही भारत पर शासन करने के योग्य हैं तथा ईश्वर ने अंग्रेजों को भारत पर शासन करने के लिए चुना है और भारत को स्वतंत्रता प्रदान करना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के लिए उसने बंगाल का विभाजन कर दिया। उसकी नीतियों के विरोध में जो आंदोलन चला, सरकार ने उसका कठोरतापूर्वक दमन किया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म अनिवार्य हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन की जो नीतियां थी वो भी इसके लिए बहुत ही प्रमुख रूप से उत्तरदायी थी। अतः बंगाल में इसीलिए जो आंदोलन है वो मुख्य रूप से सबसे पहले जहाँ से जिसकी शुरुआत हुई वो बंगाल से हुई थी। तो ये हम कह सकते हैं कि अतः बंगाल में और विशेषकर तथा अन्य प्रांतों में भी क्रांतिकारी संगठन बने जो छिपकर अपना कार्य करते और प्रचार करते थे। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के उदय और विस्तार के मूल में सरकार की प्रतिक्रियावादी दमन नीति थी। स्वयं मॉन्टेस्क्यू ने भी यह स्वीकार किया था। दंड संहिता की सजाओं और चाकू चलाने की नीति ने साधारण और बिगड़े नवयुवकों को शहीद बनाया और विप्लवकारी लोगों की संख्या बढ़ा दी। इस प्रकार ये जो कथन है मॉन्टेस्क्यू का, इन्होंने इसको बहुत ही क्रांतिकारी आंदोलन को बहुत ही इन्होंने गलत तरीके से इसमें पेश किया था, जिसमें उन्होंने बिगड़े और नवयुवकों का नाम लिया। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जो नवयुवक थे वो भारत की आज़ादी के लिए, भारत पर मर मिटने के लिए तैयार थे और उन्होंने इसीलिए ये शहीद का दर्जा पाया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो क्रांतिकारी आंदोलन थे ये उसके उदय के कारण है, जिसकी वजह से भारत की आज़ादी के जो आंदोलन था उसको एक बल मिला और भारत आगे से आगे अपने इस आंदोलन के कारण और इसी आंदोलन की बल की वजह से एक अलग ही राह पर निकल पड़ा था। धन्यवाद।